एक गर्मी की सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर से बाहर गए थे। जैसे ही वह अपने कामों में व्यस्त थे, उन्हें एक नया अनुभव हुआ। बाजार की हलचल के बीच वह हर रोज की तरह चलते हुए ताजे फल और सब्जियां खरीदने के लिए जा रहे थे। बाजार में हर ओर आवाजें, रंग-बिरंगे सामान और लोग एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे। मुल्ला अपनी दुनिया में खोए हुए थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आकर उन्हें जोर से थप्पड़ मारता है। मुल्ला चौंक गए और कुछ समय के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह गुस्से से बोले, तुमने मुझे क्यों मारा? वह व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलती से मारा। दरअसल मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको ही थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे यह सब कुछ बहुत संदिग्ध लगा। उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसे लग रहा था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। मुल्ला ने सोचा कि अगर वह इसका इंसाफ नहीं करेंगे तो यह गलत हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसी बाजार में एक काजी के पास जाने का फैसला किया, ताकि इस घटना का हल निकाला जा सके। मध्य कहानी का केंद्र। मुल्ला नसरुद्दीन उस अजनबी के साथ काजी के पास पहुंचे। काजी एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें न्याय देने का अधिकार था। मुल्ला ने काजी से पूरी घटना बताई। काजी साहब, इस व्यक्ति ने मुझे बिना कारण थप्पड़ मारा और अब मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई चाल है। काजी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और अजनबी से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहे हैं वह सच है? अजनबी ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ, यह सच है। मैंने मुल्ला जी को गलती से मारा। मैं किसी और को मारना चाहता था, पर गलती से यह हो गया। काजी ने थोड़ी देर सोचने के बाद फैसला सुनाया, तुमने मुल्ला को थप्पड़ मारा है, इसलिए तुम्हें 1 रुपए का जुर्माना देना होगा। मुल्ला चुपचाप यह सुनते रहे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्हें यह फैसला सही नहीं लगा, क्योंकि काजी और वह अजनबी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और मुल्ला को यह सब एक साजिश लग रहा था। काजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो और बाद में जुर्माना चुका सकते हो। यह सुनकर मुल्ला का शक और गहरा हो गया कि यह दोनों मिलकर कोई चाल चल रहे हैं। मुल्ला बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गए। समय बीतने के बाद मुल्ला ने देखा कि वह अजनबी वापस नहीं आया और काजी ने भी जुर्माना नहीं लिया। मुल्ला को यह महसूस हुआ कि वह अजनबी अब कभी नहीं लौटेगा और यह सारा मामला काजी और उस व्यक्ति की साजिश थी। मुल्ला ने तय किया कि वह काजी को सिखाएंगे कि कोई भी चाल चलने से पहले इंसाफ का ध्यान रखना चाहिए। क्लाइमेक्स। कहानी का चरम बिंदु। मुल्ला ने काजी से बदला लेने की योजना बनाई। वह सीधे काजी के पास पहुंचे और उन्हें उसी रास्ते पर खड़ा देखा। मुल्ला ने काजी से पूछा, काजी साहब, क्या आपको लगता है कि किसी को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपए होना चाहिए? काजी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, 1 रुपए का जुर्माना ठीक है, क्योंकि यह एक मामूली अपराध था। यह सुनते ही मुल्ला ने काजी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। काजी एकदम चौंक गए और वे मुल्ला को हैरान होकर देख रहे थे। मुल्ला ने कहा, काजी साहब, जब भी वह अजनबी आएगा और 1 रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार होगा, तो आप उसे वह 1 रुपया ले लीजिएगा। काजी ने इस अप्रत्याशित घटना पर कोई जवाब नहीं दिया। वह असमंजस में पड़ गए थे। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की और वहां से चले गए। समाप्ति। कहानी का निष्कर्ष। काजी को मुल्ला द्वारा दी गई सजा का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि जब कोई साजिश करता है या छल करता है, तो उसी छल का शिकार उसे भी बनना पड़ता है।
मुल्ला ने यह सिखाया कि इंसाफ में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए और जो जैसा करता है उसी को वैसा ही परिणाम मिलता है। कहानी से यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में धोखा और छल से बचना चाहिए और हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। जो दूसरों के साथ धोखा करता है उसका अंत भी धोखा ही होता है। कहानी से सीख: जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। धोखा देना और छल करना गलत है। कहानी 1। सेठ रोशन अली के घर पर आज एक बड़ा उत्सव था। उनका विशाल हवेली नुमा घर दियों और फूलों से सजा हुआ था। यह अवसर इतना भव्य था कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। सेठ रोशन अली ने शहर के प्रतिष्ठित लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें व्यापारी, कलाकार और विद्वान शामिल थे। निमंत्रण उन लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक था। उसी सूची में एक नाम मुल्ला नसीरुद्दीन का भी था। मुल्ला नसीरुद्दीन एक साधारण व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विचित्र किस्से पूरे शहर में मशहूर थे, लेकिन वह दिखावे से परे थे। उन्हें किसी प्रकार की भव्यता या औपचारिकता में रुचि नहीं थी। जब उनकी पत्नी ने उन्हें भोज का निमंत्रण दिखाया तो वह हल्का मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, किसी के रुतबे को और चमकाने का मौका मिल जाएगा। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? उनकी पत्नी ने नाराज होकर कहा। इस सेठ रोशन अली जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बुलाया है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। गर्व? मुल्ला ने हंसते हुए कहा। मैं जानता हूं, ये बुलावा मेरे लिए नहीं, मेरी कहानी और मेरे नाम के लिए है। भोज का दिन। भोज के दिन सुबह से ही मुल्ला अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उन्होंने अपने छोटे से बगीचे में नए पौधे लगाने शुरू कर दिए। उनका पूरा ध्यान मिट्टी को सही तरीके से तैयार करने और पौधों को लगाने पर था। उनकी पत्नी ने बार बार याद दिलाया कि उन्हें सेठ रोशन अली के यहाँ जाना है, लेकिन मुल्ला हर बार यही कहते, बस ये आखिरी पौधा लगा लूं फिर चलता हूं। दोपहर होते होते उनकी पत्नी का धैर्य टूट गया। वह किचन से बाहर आईं और गुस्से में बोली, आपके कपड़े तैयार हैं, नहा धोकर तुरंत तैयार हो जाइए। आपको पता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। मुल्ला ने आश्वासन दिया, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर जाता हूं। लेकिन उनका ध्यान बगीचे से हट नहीं पाया। जैसे ही उन्होंने अंतिम पौधा लगाया, वह मिट्टी सने कपड़ों में ही गधे पर सवार होकर सेठ रोशन अली के घर के लिए निकल पड़े। पहला प्रयास। सेठ रोशन अली का घर एक किले जैसा भव्य था। बाहर बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही मुल्ला गंदे कपड़ों में वहां पहुंचे, दरबान ने उन्हें रोका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरबान ने सख्त लहजे में पूछा। मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ, मुझे खास तौर से बुलाया गया है, मुल्ला ने जवाब दिया। दरबान ने उनकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, तुम और सेठ का मेहमान? जाओ, फकीरों की पंक्ति में खड़े हो जाओ। मुल्ला को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। वह चुपचाप अपने गधे के पास लौट आए। दूसरा प्रयास। घर पहुंचकर मुल्ला ने ठंडे पानी से स्नान किया। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा तैयार किए गए रेशमी कपड़े, जरीदार शेरवानी और नक्काशीदार जूती पहनी। सिर पर रेशमी टोपी रखी और फिर सेठ रोशन अली के घर के लिए निकल पड़े। इस बार जैसे ही मुल्ला पहुंचे, दरबान ने उन्हें झुककर सलाम किया। मुल्ला साहब, अंदर आइए, दरबान ने आदरपूर्वक कहा। सेठ रोशन अली ने दूर से ही मुल्ला को देखा और उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुल्ला का हाथ थामा और विशेष अतिथियों के बीच बिठाया। अनोखी प्रतिक्रिया। भोज शुरू हुआ। मुल्ला के सामने तरह तरह के व्यंजन परोसे गए।
लेकिन मुल्ला ने खाने की बजाय अपनी टोपी उतारकर थाली के सामने रख दी। ले टोपी, तू खा ले, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी और उसे भी थाली के पास रख दिया। शेरवानी, तू भी खा ले। अतिथियों ने यह देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है। सेठ रोशन अली ने चिंतित होकर पूछा, मुल्ला साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ साहब, जब मैं गंदे कपड़ों में आया तो मुझे बाहर भगा दिया गया। अब जब मैंने ये शानदार कपड़े पहने तो आपका दरबान झुककर सलाम कर रहा है। इससे साफ है कि यह भोज मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को दिया गया है। समाप्ति। सेठ रोशन अली ने शर्मिंदा होकर मुल्ला से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो साधारण इंसान हूं। मेरे लिए आपकी ये बात ही काफी है कि आपने अपनी गलती मानी। भोज का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। मुल्ला ने भोजन का आनंद लिया और सबको दिखा दिया कि असली सम्मान कपड़ों का नहीं, इंसान का होता है। कहानी 2। ईद की सुबह थी और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि इस बार ईद पर क्या नया किया जाए। बगल वाली गली से बच्चों की शोर शराबा आ रही थी और हर कहीं खुशियां फैल रही थीं। इस खुशी के मौके पर उसने सोचा, क्यों न कुछ नया खरीदा जाए, लेकिन उसकी जेब में उतने पैसे नहीं थे कि वह बड़े ऐशो आराम से कुछ खरीद सके। तभी उसकी नजर कुछ बचे हुए पैसे पर पड़ी जो उसने किसी काम से जमा किए थे। आखिरकार कुछ तो है, उसने सोचा और मुस्कराया। ये पैसे मुझे एक अच्छा कपड़ा दिला सकते हैं और ईद की खुशी दोगुनी हो जाएगी। उसने तुरंत तय किया कि अब वह एक अच्छा कुर्ता खरीदेगा ताकि ईद के दिन वह भी सुंदर दिखे। दुकान की ओर रुख। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने मन में यह योजना बनाई और बिना वक्त गवाए शहर की मुख्य बाजार की तरफ चल पड़ा। वह जानता था कि जहां ढेर सारे कपड़े बिकते थे, वहां कुछ अच्छा मिल सकता है। बाजार में कदम रखते ही वह एक कपड़े की दुकान की ओर बढ़ा, जहां सुंदर रंग बिरंगे कपड़े सजाए गए थे। दुकानदार ने मुल्ला को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। क्या लेंगे हुजूर? दुकानदार ने बेशर्मी से पूछा। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी को हल्का सा सीधा किया और कहा, मुझे कुर्ते का कपड़ा चाहिए, कुछ अच्छा सा। दुकानदार ने मन ही मन सोचा, यह तो वही मुल्ला नसीरुद्दीन है जिसे हम हमेशा सुनते आए हैं। वह खुश था कि आज उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के करीब से देखने का मौका मिला था। उसने मुल्ला के सामने कुर्ते के कपड़े के कई प्रकार के टुकड़े रख दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक रेशमी कपड़ा उठाया और उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया। यह बहुत अच्छा है, मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा। मुझे यह चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी के पास नए कपड़े नहीं थे, जबकि उसके पास तो कई कुर्ते रखे हुए हैं जो उसने कभी पहने नहीं। विचार करते हुए उसने दुकानदार से कहा, ठीक है, इस कपड़े के बदले में क्या आप मेरी पत्नी के लिए कुर्ती और सलवार का जोड़ा दे सकते हो? दुकानदार ने बिना देर किए जी हाँ, क्यों नहीं कहा और वह कुर्ती और सलवार के कई जोड़े मुल्ला के सामने रख दिया। रुख बदलना। मुल्ला ने उन सभी जोड़ों को देखा और फिर एक जोड़ा पसंद किया। लेकिन उसके दिमाग में अब एक और विचार आ गया। कुर्ती और सलवार तो ठीक हैं, लेकिन शायद मेरी पत्नी को बुर्का चाहिए, उसने सोचा। उसने दुकानदार से कहा, आप क्या करते हैं, इस जोड़े को लपेटकर मुझे उसी दाम का बुर्का दे दो। दुकानदार को थोड़ी चौंकने का मौका मिला, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के बुर्का लपेट दिया। मुल्ला ने बुर्का लिया और चलने को हुआ। अरे हुजूर, दुकानदार ने उसे रोकते हुए कहा, पैसे तो दे दीजिए। मुल्ला की चालाकी।
मुल्ला ने दुकानदार की तरफ देखा और बिना किसी चिंता के कहा, पैसे? किस बात के पैसे? बुरके के पैसे, दुकानदार ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। बुरका के पैसे? मुल्ला ने अचरज से पूछा। अरे भाई, यह तो मैंने कुर्ती सलवार के बदले लिया है। दुकानदार थोड़ा चकराया और फिर बोला, तो ठीक है, कुर्ती सलवार के पैसे दे दीजिए। मुल्ला ने उसे गुस्से से देखा और कहा, कुर्ती सलवार के पैसे? वह तो मैंने कुर्ते के कपड़े के बदले लिए थे। दुकानदार के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत दिखाई और कहा, तो फिर कुर्ते के कपड़े के पैसे दे दीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गुस्से में भरकर कहा, कुर्ते का कपड़ा? मैंने तो वह लिया ही नहीं। अब दुकानदार कुछ नहीं कह सका। वह खड़ा खड़ा मुल्ला को जाते हुए देखता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन बुरका लेकर दुकान से बाहर निकल गया। नैतिक शिक्षा और अंत। जब दुकानदार ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसे पूरी तरह से ठग कर चला गया, तो उसका सिर शर्म से झुका गया। उसे यह समझ में आ गया कि जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, कोई आपको धोखा देने में पीछे नहीं रहेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी ने न सिर्फ दुकानदार को चौंकाया, बल्कि उसे एक बड़ा पाठ भी पढ़ाया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में आप किसी दूसरे को धोखा देकर लाभ नहीं उठा सकते। इसके बजाय अगर आप सरलता से काम करें, तो अंत में आपको सही और सच्चा परिणाम ही मिलेगा। कहानी 3, किस्मत का खेल। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है, जिसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन उसके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि वह अपने हालात और खुद को न पहचान सका। यह कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन की, जिसे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन एक दिन उसका सामना कुछ ऐसा हुआ जो उसे सोचने पर मजबूर कर गया। गांव के एक पुराने चाय के ठेले पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपनी पुरानी लुंगी और नोकदार टोपी पहने हुए था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा इंतजार था, जैसे वह किसी बड़ी घटना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। आज वह कुछ नया करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि किस्मत उसे आज कुछ खास दे सकती है। गांव का यह ठेला नसीरुद्दीन के लिए कुछ खास था। न तो वह यहाँ चाय पीने आता था और न ही यहाँ किसी से मिलने का कोई उद्देश्य था, लेकिन आज वह बस बैठा था, जैसे उसे पता था कि यहाँ कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत एक अनजान खेल। मुल्ला का गधा उसके पास बंधा हुआ था और वह ठेले के पास बैठकर चाय का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक समूह पर पड़ी। कुछ लोग पासे फेंक रहे थे और वहां जुआ खेलने का माहौल था। मुल्ला नसीरुद्दीन को जुआ से हमेशा नफरत थी, लेकिन आज वह अचानक इस खेल में शामिल होना चाहता था। उसने सोचा, आज किस्मत को एक मौका देना चाहिए। मैं कभी हारने से नहीं डरता। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे उस जुआरी के पास गया जो बार बार जीत रहा था। उसने देखा कि वह व्यक्ति चौंकाने वाले अंदाज में पासे फेंक रहा था और लोग उसकी जीत पर खुश हो रहे थे। मुल्ला ने पास खड़े होकर उस आदमी से पूछा, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? जुआरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कराते हुए कहा, तुम खेलना चाहते हो? कितना दाव लगाओगे? मुल्ला ने अपनी जेब में झांका और वहां पड़े हुए पैसों को देखा। उसने 25 टके बचाए थे और बाकी पैसे तो किसी तरह से निकालकर झोले में रखे थे। उसने 25 टके उन पैसों से अलग कर दिए और कहा, मैं सिर्फ 25 टके लगाऊंगा। जुआरी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो दाव लगाओ। जुआ का मोड़। मुल्ला ने पासे उठाए और उन्हें हाथ में घुमाया।
जैसे ही उसने पासे फेंके, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पहले पासे ने कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसे लगा कि वह शायद जीत सकता है, लेकिन अगले ही पल पासे के नतीजे ने उसे थोड़ा निराश कर दिया। वह हार गया। लाल बालों वाला जुआरी, जो लगातार जीत रहा था, उसकी ओर मुस्कराया और सारी रकम समेटने लगा। मुल्ला ने गुस्से में आकर जुआरी से कहा, तुम जीत रहे हो, पर यह सब सिर्फ तुम्हारी किस्मत है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? लाल बालों वाले जुआरी ने हंसते हुए कहा, एक और मौका तो मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हारी सारी रकम दांव पर होगी। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने सोचा, अब जब 25% भी गए तो और क्या खोने को बचा है। उसने अनमने मन से हामी भर दी। अब खेल और भी दिलचस्प हो गया था। मुल्ला ने पासे फेंके और इस बार उसकी किस्मत ने उसे मदद दी। वह जीत गया। जुआरी की आंखों में चौंकने की झलक थी, लेकिन उसने अपनी हार स्वीकार की। किस्मत का पलड़ा। अब मुल्ला नसीरुद्दीन की नजरें चमकने लगी थीं। उसकी जीत ने उसे जो आत्मविश्वास दिया, वह पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। मुल्ला को समझ में आ गया कि कभी कभी किस्मत को एक मौका देना चाहिए। जुआरी ने मुल्ला से कहा, तुमने अच्छा खेला, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अगर तुम चाहो तो इस खेल में ज्यादा दांव लगा सकते हो। मुल्ला ने अपनी जीत का जश्न मनाया और बोला, ठीक है, अब ज्यादा दांव लगाने का समय आ गया है। अब खेल ने और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लिया। मुल्ला और लाल बालों वाले जुआरी के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला था। लाल बालों वाले ने अपनी सारी रकम दांव पर लगाई। मुल्ला ने भी अपनी जीत को और बढ़ाने के लिए बड़ा दांव लगाया। उच्चतम बिंदु एक बड़ा दांव। जुआरी ने आखिरी बार पासे उठाए और खेल एक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। सभी की निगाहें उस पर थीं। मुल्ला ने अपने गधे को देखा और सोचा, इस बार उसे मेरे साथ जरूर आना चाहिए। उसने गधे की पूंछ को हल्के से हिलाया और पासे फेंके। पासे ने ऐसा नतीजा दिखाया जो जुआरी की हार का कारण बना। अब मुल्ला के पास इतनी बड़ी रकम थी कि वह खुद भी हैरान था। लाल बालों वाला जुआरी सिर पकड़कर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। समाप्ति, बदलाव की शुरुआत। मुल्ला ने अपनी जीती हुई रकम को अपने गधे के थैले में डाला और उसे चूमते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें कसाई से बचाऊंगा। वह चाय की दुकान पर बैठकर सोचने लगा कि कैसे एक दिन की जीत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जुआ से कुछ और सीखा। वह समझ गया कि कभी कभी आपको किस्मत का विश्वास करना पड़ता है, लेकिन खुद पर यकीन भी उतना ही जरूरी है। नैतिक शिक्षा। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत कभी भी पलट सकती है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालांकि यह भी समझना चाहिए कि हमें अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही सफलता मिलती है, न कि केवल किस्मत से। कहानी 4। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन की है, जो अपनी समझदारी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। इस कहानी में वह दरबार में न्याय की बात करता है, जब उसे और उसके जैसे अन्य ज्ञानी व्यक्तियों को चुनौती दी जाती है। इस संघर्ष की शुरुआत होती है जब मुल्ला पर राज्य के लिए खतरे का आरोप लगता है। लेकिन क्या वह खुद को साबित कर पाएगा या फिर ये आरोप सच साबित होंगे? एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। वह कभी अपने चुटकुलों और कभी अपनी समझदारी से सबका मनोरंजन करता था, लेकिन एक दिन उसका नाम दरबार में पहुंचा। गांव में अचानक एक अफवाह फैलने लगी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन राज्य के लिए खतरा बन सकता है। लोग कहते थे कि वह धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में यह कहते हुए अफवाह फैला रहा है कि ये लोग अज्ञानी हैं।
उनके इस आरोप को गंभीरता से लिया गया और मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा, तुम पर गंभीर आरोप हैं। यदि तुम खुद को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हो तो अपनी बात को दरबार में सभी के सामने रखें। मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा की बात सुनी और कहा, अगर मुझे अपनी बात रखने का मौका देना है तो कुछ कागज और कलम मंगवा लीजिए। राजा चौंकते हुए बोला, कागज और कलम? क्या तुम सोचते हो कि तुम अब लिखकर अपने बचाव का दावा करोगे? मुल्ला मुस्कुराया और कहा, जरा देखिए राजा साहब, मैं आपको एक चुनौती देने जा रहा हूं और उसके बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि कौन अज्ञानी है। राजा ने कागज और कलम मंगवाए और मुल्ला नसरुद्दीन ने 7 प्रमुख बुद्धिमान व्यक्तियों से एक सवाल पूछा। वह सवाल था, रोटी क्या है? मध्य कहानी का केंद्र। 7 व्यक्ति, जो दरबार में सबसे ज्ञानी माने जाते थे, कागज पर अपने जवाब लिखने लगे। सभी ने सोचा कि यह सवाल सरल होगा, लेकिन जब जवाब आए तो हर कोई चौंका। एक एक करके उन्होंने अपने उत्तर राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़े। पहला व्यक्ति, जो एक प्रसिद्ध धर्मगुरु था, ने कहा, रोटी एक प्रकार का खाना है जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। दूसरे व्यक्ति, जो एक जाने-माने रचनाकार थे, ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, रोटी भगवान का वरदान है जो जीवन को संजीवनी देती है। चौथे व्यक्ति ने जवाब दिया, यह पका हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें व्यक्ति ने कहा, रोटी का सही उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोटी से क्या समझते हैं। छठे व्यक्ति ने लिखा, रोटी एक पौष्टिक आहार है जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। आखिरकार 7वें व्यक्ति ने कहा, रोटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सभी ने अपने अपने जवाबों को प्रस्तुत किया। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। जब सभी ने अपने उत्तर दे दिए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा की तरफ देखा और कहा, राजा साहब देखिए, यहाँ 7 सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। इनका ज्ञान गहराई में जाकर विचार किया जाता है, लेकिन इन सभी के उत्तर एक ही सवाल पर अलग अलग हैं। क्या आप इन लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे किसी विषय पर एकमत होकर निर्णय लेंगे? राजा चौंका। मुल्ला ने फिर कहा, अगर 7 लोग जो अपने ज्ञान में उत्कृष्ट माने जाते हैं रोटी पर एकमत नहीं हो सकते तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखा रहा हूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना सवाल एक और तरीके से पूछा, अगर आप इन 7 ज्ञानी व्यक्तियों से यह उम्मीद करते हैं कि ये किसी अन्य विषय पर निर्णय लें, तो क्या इनकी अज्ञानता हमें दिखाई नहीं देती? ये सब लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत रास्ते पर डाल रहा हूं? राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुल्ला, तुम सही कह रहे हो। अगर यह लोग एक ही सवाल पर सहमत नहीं हो सकते तो इनसे कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि ये राज्य के मामलों पर सही निर्णय लें? मुल्ला ने फिर कहा, राजा साहब, यह वो लोग हैं जो हर दिन रोटी खाते हैं, लेकिन इसे लेकर उनका मत एक नहीं है। ऐसे लोग किसी भी विषय पर निर्णय देने के योग्य नहीं हो सकते। यदि वे खुद किसी बुनियादी सवाल पर स्पष्ट नहीं हैं, तो दूसरों को भ्रष्ट बताना कहाँ का न्याय है? राजा के मन में यह विचार आया कि क्या सच में ऐसे लोग जो खुद अपनी बातों पर एकमत नहीं हो सकते, किसी को भ्रष्ट बता सकते हैं? राजा ने दरबार में सबकी ओर देखा और कहा, मुल्ला की बातों में गहरी सच्चाई है। समाप्ति। कहानी का निष्कर्ष। राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन के पक्ष में निर्णय लिया और उसे आरोपों से मुक्त कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा, राजा साहब, यह कोई जीत नहीं है।
असल में यह हमें यह सिखाता है कि पहले हमें किसी विषय पर गहरी समझ प्राप्त करनी चाहिए, तभी हम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। राजा ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और अंततः सभी दरबारियों को यह समझाया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी अज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान को परखने के लिए दूसरों को चुनौती दे सकते हैं, और यह चुनौती कभी न कभी सही दिशा में लेकर जाती है। कहानी का संदेश यह था कि किसी भी बात को समझने और उसका सही समाधान निकालने से पहले उसकी गहरी समझ और विश्लेषण जरूरी है। यही असली ज्ञान है। कहानी 5। एक समय की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और वह हमेशा संघर्ष करता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वह एक दिन महल में रहने का हकदार बन गया। वह अब एक आलीशान महल में रहता था, जहां उसकी बीवी भी आराम से रहती थी। वह खूबसूरत चोगा पहनता और रेशमी शलवार में महल की छत पर टहलता था। जीवन में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुल्ला को यह सब बहुत अजीब लगता था। वह अपनी पुरानी जिंदगी को कभी भूल नहीं पाता था। वह सोचता था, क्या यह सब सच है या यह बस एक सपना है? एक दिन सुबह सुबह वह महल की छत पर खड़ा होकर सड़क की तरफ देख रहा था। उसका मन बहुत उदास था। उसने सोचा, क्या ये बदलाव सच में मेरे लिए अच्छा है? क्या मैं अपने पुराने जीवन को फिर से जी सकता हूँ? तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो हाथ से इशारा कर रहा था। मुल्ला ने उसे देखा और नीचे उतरने का फैसला किया। अध्याय 2। बूढ़े आदमी से मुलाकात। मुल्ला ने महल की सीढ़ियों को उतरते हुए उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। क्या बात है बाबा? मुल्ला ने आदर से पूछा। बूढ़े आदमी ने बड़ी दीनता से कहा, बेटा, खाने को रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। मुल्ला को गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से को छिपा लिया। उसने बूढ़े आदमी को अपनी चतुराई से समझाया, ठीक है बाबा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोटी देता हूं, और वह उसे महल के भीतर ले गया। लेकिन जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ बाबा, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। बूढ़ा आदमी चौंका और गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्यों चढ़ाया यहाँ, जब रोटी देने का इरादा नहीं था? मुल्ला हंसते हुए बोला, बाबा, अगर नीचे कहता तो तुम मुझसे क्या पूछते? मुझे इन सीढ़ियों से नीचे उतरने में काफी मेहनत लगी। अब जब तुम नीचे जाओगे तब हिसाब बराबर हो जाएगा। अध्याय 3। मुल्ला का नया सफर। मुल्ला अब अपने पुराने गांव बुखारा लौटने की योजना बना रहा था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, जहां उसकी पहचान बस एक साधारण आदमी के रूप में थी। अब वह एक बड़े महल में रहता था, लेकिन उसे यह सब ज्यादा खुशी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मुल्ला कहीं ना कहीं अपने पुराने जीवन को छोड़कर इस समृद्धि में खुश नहीं है। मुल्ला ने अपने गधे पर सवार होकर यात्रा शुरू कर दी। उसकी आंखों में बुखारा की यादें ताजा हो रही थीं। रास्ते में वह सोच रहा था, क्या मेरी यह यात्रा सच में मुझे खुशी देगी या मुझे फिर से वही पुराने संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? अधिकारियों का सामना। मुल्ला का काफिला बुखारा पहुंचते पहुंचते एक अधिकारी के साथ भिड़ गया। अधिकारी ने व्यापारियों से कर वसूलने के लिए एक नया नियम लागू किया था और सभी को लूटने की धमकी दी थी। अधिकारी की निगाहें मुल्ला पर पड़ी और वह तुरंत उससे पूछने लगा, तुम कहां से आए हो और किस लिए आए हो? मुल्ला ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैं ईरान से अपने दोस्तों से मिलने आया हूं। अधिकारी ने मुल्ला से कई कर वसूल किए और वह लगभग सभी व्यापारियों को लूट चुका था।
लेकिन जब अधिकारी ने देखा कि मुल्ला के पास और सिक्के हैं, तो वह चौंकते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे गधे का कर कौन भरेगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गधे के रिश्तेदार यहाँ बुखारा में बहुत हैं। अगर इस तरह के काम चलते रहे तो आपको जल्दी ही सत्ता से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर अधिकारी शर्मिंदगी महसूस करने लगा और मुल्ला ने तुरंत मौका देख गधे पर सवार होकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढ लिया। अधिकारियों से बच निकलना। मुल्ला की चतुराई ने उसे एक बार फिर मुश्किल से बाहर निकाला। अधिकारी, जो पहले तक उसे लूटने के लिए तैयार थे, अब पूरी तरह से चुप थे। मुल्ला ने अपने गधे पर सवार होकर गली में घुसते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि वह फिर से एक बार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से जीत चुका है। कहानी का समापन मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई से होता है, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। वह अपनी यात्रा को जारी रखता है, यह जानकर कि वह अब भी अपने पुराने जीवन और संघर्षों से जूझते हुए अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। इस कहानी में न केवल हास्य और व्यंग्य है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए आत्मविश्वास और चतुराई की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दिखाती है। कहानी 6। कहानी का शीर्षक चतुराई का पलड़ा। एक दिन नंदनपुर गांव में एक भिखारी आता है। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही गरीब था, उसकी आंखों में दर्द और थकावट के निशान थे। वह गांव-गांव जाकर भीख मांगता था, लेकिन किसी के दिल में उसके लिए दया नहीं थी। एक दिन भूख से तड़पते हुए वह नंदनपुर के बाग में पहुंचता है। वहां उसे मुल्ला नसरुद्दीन मिलते हैं। रामू, मुल्ला जी, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। कुछ खाने को नहीं मिला। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं। मुल्ला, तुमने क्या सोचा था, भिखारी होकर सब कुछ मुफ्त मिलेगा? रामू, नहीं मुल्ला जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा भोजन चाहता हूँ, ताकि मुझे कुछ तसल्ली मिल सके। मुल्ला उसकी ओर झांकते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं तुम्हें रोटी दूं और तुम्हारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है, तो क्या तुम मुझे उसका कुछ मूल्य चुकाएंगे? रामू हैरान होकर सोचता है, क्या कीमत? मुल्ला हंसते हुए कहता है, वो कीमत है तुम्हारी मदद का एहसास। रामू को समझ में आ जाता है और वह खुशी से रोटी ले लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने रामू की मदद की, लेकिन इस मदद के बाद एक और चुनौती खड़ी हो जाती है। समस्या का आना। रामू भूख से परेशान था, लेकिन रोटी खाने के बाद भी उसे एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, सब्जी। भिखारी की भूख सिर्फ रोटी से नहीं मिट सकती थी, वह कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए भी सोचता था। उसने सोचा कि वह पंडाल मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगेगा। वह पंडाल के पास जाता है, लेकिन पंडाल मालिक उससे गुस्से में आकर कहता है, तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चले जाओ। रामू का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह चुपचाप पंडाल की रसोई में घुस जाता है। रसोई में शानदार सब्जियों की खुशबू फैली हुई थी। वह सोचने लगता है कि अगर वह रोटियों को उस भाप पर रखेगा तो रोटी में सब्जी की खुशबू आ जाएगी। फिर उसे सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामू अपनी रोटी पर भाप डालने की योजना बनाता है और खुशबू लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पंडाल का मालिक आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पंडाल मालिक, तुमने मेरी सब्जी चुराई है। रामू डरते हुए कहता है, नहीं मालिक, मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं तो सिर्फ उसकी खुशबू ले रहा था।
मुल्ला नसरुद्दीन जो पास ही से गुजर रहे थे, इन दोनों को देख लेते हैं। वह मुस्कुराते हुए दोनों के पास आते हैं। अब कहानी की असली चतुराई का मोड़ आ जाता है। 3 चरम बिंदु। मुल्ला नसरुद्दीन दोनों की बातें सुनने के बाद पंडाल मालिक से कहते हैं, तो तुम कहते हो कि इस भिखारी ने खुशबू ली है, ठीक है? पंडाल मालिक: जी हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी खुशबू की कीमत मैं चुकाऊंगा। पंडाल मालिक हैरान होकर कहता है, तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे? मुल्ला अपनी जेब से सिक्के निकालते हैं, उन्हें दोनों हाथों में लेकर खनकाते हैं और फिर जेब में डाल लेते हैं। मुल्ला: यह कीमत तुमने अपनी खुशबू के बदले ली है। अगर भिखारी ने सब्जी ली होती तो वह तुम्हें सिक्के देता, लेकिन उसने तो सिर्फ खुशबू ली है और मैं उसकी कीमत तुम्हें सिक्कों की खनक से दे रहा हूं। पंडाल मालिक चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। मुल्ला की चतुराई देखकर वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। 4 समापन। रामू खुशी खुशी अपने रास्ते पर निकल जाता है और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मुस्कान के साथ बाग में लौट आते हैं। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि समस्या का हल न केवल ताकत से बल्कि सूझबूझ से भी निकाला जा सकता है। कहानी से सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि से किसी भी स्थिति को सरलता से सुलझाया जा सकता है। सही तरीका और समझदारी से किए गए कार्य का परिणाम हमेशा सही होता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया। कहानी 8 समझदार और चतुर। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी यात्रा पर निकले थे और इस बार उनकी मंजिल मक्का और मदीना थी। तीर्थ यात्रा का यह अवसर उनके लिए न केवल धार्मिक महत्व का था, बल्कि वह इसका उपयोग ज्ञान और अनुभव की नई दिशा में करने का भी सोच रहे थे। मक्का पहुंचते ही उनका ध्यान एक पर्यटक पर गया, जो मस्जिद के बाहर खड़ा था और बेतहाशा इधर-उधर देख रहा था। उसकी चिंता चेहरे पर साफ दिख रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे देखा और उसकी परेशानी समझी। वह उससे संपर्क करने के लिए पास पहुंचे। मुल्ला: क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पर्यटक: मुल्ला जी, मैं मक्का घूमने आया था, लेकिन मेरी पर्यटक किताब कहीं खो गई। अब मैं यहाँ की जगहों के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ। मुझे यहाँ की मस्जिद के बारे में जानकारी चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस मस्जिद के बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुल्ला ने पर्यटक को मस्जिद और आसपास की जगहों के बारे में बताते हुए कहा, यह मस्जिद महान सिकंदर द्वारा बनवाई गई थी। उसने अरब की भूमि को जीतने के बाद यह स्थान बनवाया था। पर्यटक हैरान होकर बोला, मुल्ला जी, सिकंदर तो यूनानी था, वह मुस्लिम नहीं था। वह कभी इस्लाम से संबंधित नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन हंसी रोकते हुए बोले, तुम गलत समझ रहे हो। सच तो यह है कि सिकंदर ने जीत के बाद इस्लाम धर्म को अपनाया था। उसने अपनी पहचान बदलकर मोहम्मद हजरत रख लिया था और फिर से इस्लाम का प्रचार किया। पर्यटक को यह बात और भी अजीब लगी। वह असमंजस में पड़ते हुए बोला, लेकिन सिकंदर का समय तो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद से बहुत पहले का था। यह कैसे संभव है? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम शायद किसी दूसरे सिकंदर की बात कर रहे हो। मैं तो वही सिकंदर बता रहा हूं, जिसे लोग अब मोहम्मद हजरत के नाम से जानते हैं। पर्यटक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोच में पड़ गया। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। क्या मुल्ला मजाक कर रहे थे या फिर सचमुच यह कुछ और ही था? मध्य
पर्यटक ने अपनी सभी जानकारी पर सवाल उठाए और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, क्या सच में सिकंदर ही इस्लाम का प्रवर्तक था? मुल्ला नसरुद्दीन ने शांति से उत्तर दिया, सिकंदर ने अपने समय में एक ऐसी चीज का अनुसरण किया था जो उस समय के समाज के लिए एक नवीनतम विचार था। लेकिन समय के साथ उसकी पहचान बदल गई और लोग उसे एक दूसरे नाम से जानने लगे। मुझे लगता है कि तुम उन सिकंदर के बारे में सोच रहे हो जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरे सिकंदर के बारे में बता रहा हूं। अब तक पर्यटक समझ चुका था कि मुल्ला नसरुद्दीन उसे पूरी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला जी, आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं अब जानता हूं कि आपने मुझे किस तरह से अपनी बातों में फंसा लिया। मुल्ला ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, तुम्हारे सवाल का उत्तर आसान था, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों की बातों को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। दुनिया में कभी कभी हमें जानकारी गलत तरीके से मिलती है, लेकिन अगर हम सही सोचें और अपनी जानकारी पर भरोसा रखें तो हम गलतफहमियों से बच सकते हैं। पर्यटक ने मुल्ला की बातों पर ध्यान दिया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि झूठ और भ्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई होती है, और यही वह समय था जब उसने मुल्ला से एक बड़ी सीख ली। चरम बिंदु। मुल्ला नसरुद्दीन की इस चतुराई को देखकर पर्यटक ने कहा, मुल्ला जी, अब मुझे समझ आ गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सिखाया कि जानकारी को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। मुल्ला हंसी रोकते हुए मुस्कुराए और कहा, ध्यान रखना, जानकारियां हमेशा सही नहीं होती, लेकिन हमें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस यात्रा ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है और अब तुम अपने अनुभवों से अधिक समझदार हो जाओगे। समाप्ति। पर्यटक ने मुल्ला नसरुद्दीन का धन्यवाद किया और मक्का में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अब उसे कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वह जानते थे कि कभी कभी हमें दूसरों को चुपके से सीख देना पड़ता है ताकि वे सच्चाई समझ सकें। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम जो सुनते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। हमें अपनी जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन जब भी हम किसी तथ्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे सही ढंग से समझना और सत्यता की जांच करना जरूरी है। झूठ और भ्रम से बचने के लिए हमें विवेक का उपयोग करना चाहिए, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने पर्यटक को समझाया। कहानी 9। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां हर किसी की जिंदगी अपने अपने ढंग से चलती है। एक ओर जहां लोग अपना समय मेहनत और संघर्ष में बिताते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी चतुराई से दूसरों को अपना बना लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक आदमी ने अपनी चतुराई से, अपनी बातों और कृत्यों से न केवल अपने दुश्मनों को मात दी बल्कि एक बड़े सबक को भी पूरे गांव को सिखाया। यह कहानी है खोजा नामक आदमी की, जिसकी जिंदगी में हर पल एक नया पाठ होता था। पहला भाग, शुरुआत। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था जिसमें एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था खोजा। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी बातें और चालें बहुत ही अलग थीं। गांव में लोग अक्सर उसे चतुर, शातिर और कभी-कभी उटपटांग आदमी मानते थे। खोजा कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं समझता था। वह जानता था कि हर आदमी की ताकत उसकी ज़बान और व्यवहार में होती है। गांव के लोग अक्सर उसकी बातों को अनदेखा करते थे और उसे बेवकूफ समझते थे, लेकिन कुछ लोग उसे समझने की कोशिश करते थे और उन लोगों को खोजा के असल मिजाज का पता चलता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुल्क का बादशाह और उसका वजीरे आजम शिकार पर आए।
ये दोनों लोग जब भी गांव में आते तो अपनी महिमा और रौब दिखाने के लिए स्थानीय लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते थे। इस बार भी वे शिकार के दौरान कुछ न पाए और परेशान होकर वापस लौटने लगे। तभी उनके रास्ते में खोजा का घर आया। बादशाह और वजीरे आजम ने सोचा, क्यों न इस रास्ते से गुजरते हुए कोई ताजगी मिल जाए। वजीरे आजम ने दहाड़ते हुए कहा, क्या कोई यहाँ है? हम बादशाह और वजीरे आजम हैं। जल्दी से हमें दही की लस्सी लाओ, बर्फ डाल देना। खोजा, जो अभी तक खेतों में काम कर रहा था, धीरे धीरे घर से बाहर निकला। उसने दोनों को बड़े अदब से सलाम किया। माफ कीजिए, मैंने सुबह से खेतों में काम किया है। प्यास काफी लगी थी, सो सारी लस्सी पी चुका हूं। अब घर में कुछ भी नहीं बचा। बादशाह और वजीरे आजम ने नाराज होकर कहा, क्या यह मजाक है? हम तो यहाँ मदद मांगने आए थे, तुमने हमें कैसे यह जवाब दिया? लेकिन खोजा ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। बादशाह और वजीरे आजम निराश होकर लौटने लगे। दूसरा भाग मध्य। वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि अचानक खोजा ने उन्हें फिर से पुकारा। बादशाह सलामत वापस आइए, आपके लिए कुछ है। बादशाह और वजीरे आजम को हैरानी हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर घोड़ों को वापस मोड़ लिया। खोजा हाथ में एक दही से भरा बर्तन लिए घर के छज्जे पर खड़ा था। क्या तुमने वाकई दही की लस्सी पी ली थी? वजीरे आजम ने चिढ़ते हुए पूछा। आप खुद देख लीजिए, खोजा ने बर्तन को उलटते हुए कहा। बिल्कुल खाली है और अब तो मुझे लगता है कि आपको यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। बादशाह और वजीरे आजम को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वे खोजा की बातों पर हंसे, लेकिन अब उन्होंने समझा कि यह आदमी बिना किसी डर के अपने तरीके से जवाब देता है। उन्होंने देखा कि खोजा ने उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे वे पहले उससे बात कर रहे थे। तीसरा भाग उत्कर्ष। खोजा की यह चालाकी बादशाह और वजीरे आजम दोनों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। वे यह नहीं समझ पाए कि खोजा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह एक ऐसा पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि कभी भी किसी के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वे दूसरों से न चाहते हों। खोजा ने पूरी कहानी को अपना एक रूपक बना लिया। उसने यह सिखाया कि किसी से जैसा बर्ताव किया जाता है वही वापसी में मिलता है। इसके बाद बादशाह और वजीरे आजम ने उसकी बुद्धिमानी को सराहा। वे सोचने लगे कि खोजा के जैसे व्यक्ति को उनके राज्य में होना चाहिए। चौथा भाग समाधान। एक हफ्ते बाद बादशाह ने एक सभा बुलाई और खोजा को वहां आमंत्रित किया। वह जानता था कि खोजा के पास एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। सभा में जब खोजा आया तो बादशाह ने उसकी चतुराई की सराहना की और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रस्ताव दिया। आपकी सोच और समझ बहुत अलग है, बादशाह ने कहा। हम आपको अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहते हैं। खोजा मुस्कराया और जवाब दिया, आपका धन्यवाद बादशाह सलामत। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम उस कार्य को कैसे करते हैं और इससे दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। बादशाह और वजीरे आजम दोनों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। इस घटना के बाद दोनों ने अपने शासन में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार में बदलाव किया और हमेशा उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। समाप्ति। खोजा की चतुराई और त्वरित निर्णयों ने न केवल बादशाह और वजीरे आजम को प्रभावित किया, बल्कि पूरे गांव को एक बड़ा पाठ भी सिखाया। वह समझ गए थे कि जीवन में जैसा को तैसा का सिद्धांत काम करता है
और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हमें अपने शब्दों और कर्मों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। खोजा के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नैतिक विजय थी, जिसने उसे और उसकी चतुराई को गांव के लोगों के बीच एक प्रेरणा बना दिया। जैसा को तैसा, यही उसका जीवन का मंत्र था, और उसने उसे सही समय पर सही तरीके से साबित कर दिया। कहानी 10। टाइटल: खोजा और बादशाह की परीक्षा। प्रस्तावना: एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बड़ा शाही महल था। इस महल में हर दिन दरबार लगा करता था, जहां राजा अपने अधिकारियों और आम लोगों की समस्याएं सुनता था। राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था, जिसका नाम था खोजा नसरुद्दीन। खोजा गरीबों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा राजा के पास आता रहता था। उसकी यह आदत राजा के लिए परेशानी का कारण बन चुकी थी। हर दिन राजा को इंतजार रहता था कि कब खोजा दरबार में आकर उसे किसी नई मुसीबत में डाल देगा। लेकिन खोजा का एक अलग ही अंदाज था। वह जो कुछ भी कहता, सच्चाई ही कहता और बिना किसी डर के कहता। भाग 1: दरबार में खोजा की दखलंदाजी। राजा बहुत समय से यह सोच रहा था कि खोजा का हर दिन आना और समस्याओं को लेकर शिकायतें करना उसे और राज्य को परेशानी में डालता है। राजा को हमेशा यह डर रहता था कि लोग खोजा की बातें सच मान लेंगे और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। वह चाहता था कि खोजा को दरबार में आने से रोका जाए, लेकिन जनता की भलाई के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। राजा की चिंता तब और बढ़ गई, जब एक दिन खोजा फिर दरबार में आ पहुंचा और राजा से कहा, जहांपना, हमारे राज्य के कई गरीब किसान मुश्किल में हैं। उनके पास खेतों में काम करने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं हैं और वे भूखों मरने की कगार पर हैं। राजा ने देखा कि आज फिर खोजा उसे एक नई मुसीबत में डालने आया था। वह न केवल खुद को बल्कि पूरे राज्य को असहज कर देता था। मगर राजा ने तटस्थ रहते हुए कहा, खोजा, तुम जानते हो कि हमें अपनी सेना और शासन व्यवस्था की देखभाल करनी है, लेकिन तुम हर बार यही समस्याएं लेकर आते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी संपत्ति और राज्य का ख्याल नहीं रख रहा हूं? मुझे यकीन है, जहांपनाह, खोजा ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन यह भी सच है कि आपके राज्य के सबसे कमजोर लोग कभी आपकी आवाज नहीं बन पाते। मैं सिर्फ उनकी आवाज बनना चाहता हूं। राजा ने इसका जवाब देने के लिए सिर झुकाया और चुप रहा। खोजा का कहना हमेशा कुछ ऐसा होता था जो राजा के दिल को छू जाता था, लेकिन वह अपने दरबार में इस तरह के मुद्दों को लेकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। भाग 2: जंगल में शिकार। एक दिन राजा और उसके वजीर ने तय किया कि वे शिकार के लिए जंगल जाएंगे, ताकि थोड़ा सा आराम मिले और दरबार की परेशानियों से कुछ समय के लिए निजात मिले। खोजा भी हमेशा की तरह उनके साथ जाने के लिए तैयार था। शिकार के दौरान राजा और वजीर ने ठान लिया था कि खोजा को एक मजाक के रूप में चुनौती दी जाए, ताकि उसकी आदतों से छुटकारा पाया जा सके। जंगल में शिकार पर जाते हुए राजा और वजीर ने योजना बनाई। दोनों ने अपनी गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़े खोजा के कंधे पर डाल दिए, ताकि खोजा उन कपड़ों का बोझ उठाए। धूप इतनी तीव्र थी कि खोजा पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा और वजीर ने उसकी हालत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खोजा, राजा ने हंसी में कहा, तुम्हारे कंधे पर तो कम से कम एक गधे का बोझ जरूर है। खोजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, एक नहीं, 2 गधों का बोझ है, जहांपना। राजा और वजीर दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। खोजा की यह चतुराई और आत्मविश्वास उन्हें चौंका गया। खोजा ने अपनी स्थिति का मजाक बनाने में भी अपनी सच्चाई को बनाए रखा। हालांकि राजा और वजीर को यह मजाक था, परंतु उनके मन में कहीं न कहीं एक सम्मान भी था खोजा के प्रति।
भाग 3 शिकार का समय और राजा का आत्ममंथन। शिकार में राजा को कोई सफलता नहीं मिली। वह यह सोचने लगा कि वजीर ने कैसे इतनी जल्दी 2 शिकार मारे, जबकि वह खुद किसी शिकार का पीछा नहीं कर पाया। उसकी झेप बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उस दिन के शिकार के दौरान उसके अंदर कुछ बदल गया था। राजा ने देखा कि वजीर ने शिकार के दौरान बहुत ध्यान से काम किया था, लेकिन उसके अपने प्रयास लगातार विफल हो रहे थे। उसे समझ में आया कि यह केवल उसकी असफलता का कारण नहीं था, बल्कि इसका गहरा मतलब था। राजा ने महसूस किया कि अपने दरबार में जो कुछ भी हो रहा था, वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। उसे अब यह समझ में आया कि खोजा की बातों में कितनी सच्चाई और ज्ञान छिपा होता है। भाग 4 अंतर्दृष्टि और समाधान। शिकार खत्म होने के बाद राजा ने खोजा को एक और अवसर दिया। उसने खोजा से कहा, खोजा, मुझे अब तुम्हारी बातों का महत्व समझ में आ गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण आदमी जो हर दिन मेरे पास आता है, मुझे एक नई दृष्टि दे सकता है। खोजा ने राजा की ओर देखा और मुस्कराया। जहां पनाह, जो हम देखते हैं वही हमेशा सच नहीं होता। हमारी आंखों के सामने जो कुछ होता है, उसका मतलब कभी कभी छिपा रहता है। हमें अपनी जनता को समझना और उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। राजा ने इसे अपने दिल से महसूस किया और वचन लिया कि वह राज्य में और अधिक सुधार लाएगा। उसने घोषणा की कि अब वह अपने दरबार में आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देगा और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाएगा। निष्कर्ष: राजा ने सीख लिया कि कभी कभी सबसे साधारण व्यक्ति भी किसी राजा से ज्यादा समझदार हो सकता है। खोजा ने उसे यह समझाया कि जो हम चाहते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, और जो हमें परेशान करता है वही कभी हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक भी दे सकता है। इस प्रकार राजा ने अपनी नीति और दृष्टिकोण को बदला और राज्य में शांति और समृद्धि आई। यह कहानी न केवल हास्यपूर्ण थी, बल्कि इसने एक गहरी सीख देने का कार्य भी किया कि सच्चाई और समझदारी कहीं न कहीं सबसे बड़े तंत्र को बदल सकती है।